Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 12th students, भाई फाइनली आप सभी का इंतजार होता है खत्म, क्योंकि आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है क्लास 12 CS IT IP सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स। जी हाँ, तो देरी किस बात की है, जरा जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यदि नोट्स चाहते हो। आज क्या पढ़ेंगे मैम? तो आज पढ़ने वाले हैं हम एज पर शेड्यूल एंड पर योर डिमांड क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 थर्ड चैप्टर वर्किंग विथ फंक्शंस का पार्ट 2। जी हाँ, वर्किंग विथ फंक्शंस का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कैसे कॉल किए जाते हैं, बेसिक्स कवर किया था। वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट की, जहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। आज के इस सेशन में पार्ट 2 के साथ में इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। वर्किंग विथ फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। आज के सेशन में समझेंगे कि फंक्शंस में जो आप पैरामीटर्स पास करते हो ना, आखिर ये पैरामीटर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, फंक्शंस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका क्या स्कोप होता है, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, और इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको आज के सेशन का टारगेट होपफुली अच्छे से क्लियर हो चुका है ना? तो यदि सेशन को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। जितने डाउट्स है ना फंक्शंस को लेकर सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो अपनी बोर्ड एग्जाम में यदि 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि स्क्रैच लेवल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ा धीरे सही लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेशन थोड़ा लेंथी होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 2 ऑफ वर्किंग विथ फंक्शंस। देखो, फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करते हो। हर एक फंक्शन का कोई ना कोई टास्क होता है, कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो जिसका कुछ काम होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं अपने पर्पस के लिए, अपने काम को कंप्लीट करवाने के लिए। अब फंक्शंस में पास करते हो आप पैरामीटर्स। आखिर ये पैरामीटर्स होते क्या हैं? पैरामीटर्स मींस आर्गुमेंट्स, मींस सम वैल्यूज जो हम उस फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं एज ए इनपुट, और वो फंक्शन उन इनपुट वैल्यूज पे कोई आंसर जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा आपको कि आपको सम कैलकुलेट करने के लिए कोई फंक्शन बनाना है, तो आपने उसमें पैरामीटर्स दे दिए। अब फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, देखो, एक तो पैरामीटर्स के साथ में और एक विदाउट पैरामीटर्स, है ना? समझना। फॉर एग्जांपल कि मैंने DEF से एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, किस नाम से डिफाइन करती हूँ? MSG, और इसमें हमने कोई भी पैरामीटर अभी नहीं दिया है। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है, पैरेंथेसिस में भी कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, मतलब यहाँ कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। जब आप फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते हो, सपोज सम नाम का फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैंने 2 वैल्यूज पास कर दी, तो ये हो गए पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स जो कि हमने फंक्शन में पास किए। अब ये फंक्शन जो सम वाला फंक्शन है वो इन 2 पैरामीटर्स पे ही कैलकुलेशंस करेगा, इन 2 पैरामीटर्स पे ही ऑपरेट होगा, और यहाँ पे कोई भी आपने पैरामीटर नहीं दिया है, तो ये विदाउट आर्गुमेंट विदाउट पैरामीटर फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शंस में हम बेसिकली पैरामीटर्स को पास करते हैं, है ना? अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स को पास करने का तरीका होता है वो 3 तरीके से होता है। पाइथन सपोर्ट करता है 3 फॉर्मल आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। फर्स्ट होता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, सेकेंड होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, और थर्ड होता है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। बहुत ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चंस आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी आते हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। कौन कौन से 3 टाइप के हो गए? पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड। कीवर्ड को क्या कहते हो? नेम्ड आर्गुमेंट भी कहते हो। अब वन बाय वन इसके बारे में समझते हैं। पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? Positional argument, when you create a function call statement for a given function definition, you need to match the number of arguments with the number of parameters. जो number of arguments आपने पास किए हैं वो फंक्शन में एज ए पैरामीटर पहुंचे हैं, तो वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, पोजीशन वाइज, ऑर्डर वाइज। ये बेसिकली आपका पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहलाता है। कुछ समझ नहीं आया मैम, क्या कह दिया आपने? आई नो कि आपको समझ नहीं आया, अब समझ में आएगा, ध्यान से समझना। मैंने जो लाइन कही है ना उसको मैं प्रूफ करके बताती हूँ। देखो, यहाँ हमने एक DEF नाम से फंक्शन डिफाइन किया। चेक नाम का फंक्शन है जिसमें 3 वैल्यूज पास कर दी, A, B, C। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया चेक नाम से, जिसमें हमने 3 वैल्यूज पास की है। अभी देखो, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, और जब फंक्शन को कॉल करते हो तो उस टाइम पे हम उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। तो कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, तो वो भी समझ लेना। आर्गुमेंट जब फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यूज देते हो वो आर्गुमेंट, और जब फंक्शन को डिफाइन करते समय जो आर्गुमेंट से वैल्यू फंक्शन रिसीव कर रहा है वो पैरामीटर्स। कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली दोनों सेम ही होते हैं, बट इनको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैम एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसमें A, B, C ये क्या हो गए? आपके पैरामीटर्स हो गए।
ठीक है, ये पैरामीटर्स हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस में पास कर दिए। अब ये पैरामीटर्स पोजिशनल पैरामीटर्स है, ये कैसे पता करोगे? जब आप इनमें जो वैल्यूज दोगे ना, मतलब ये जो एबीसी की वैल्यू जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, वो आर्ग्यूमेंट्स आपके पोजीशन वाइज और ऑर्डर वाइज सेम होंगे, तब ये एबीसी पैरामीटर पोजिशनल पैरामीटर्स कहलाएंगे। कैसे? ऑप्शंस देखो, मैंने इसको कॉल किया x, y, z से, समझ में आया? मतलब क्या है कि इस a की वैल्यू क्या बन गई है? इस a की वैल्यू आपकी बन गई है x, y, z। ये जब कॉल कर रहे हो आप तब की बात बता रहे हो, या फिर आप इसको कॉल कर रहे हो 2, x, y से, या आप इसको कॉल कर रहे हो 2, 5, 7 से। ये तीनों तरीके आप देखो यहाँ पर कि जब हम चेक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय या तो आप आर्ग्यूमेंट x, y, z पास कर रहे हो, ये कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। ये क्या हो गए आपके आर्ग्यूमेंट्स है कि आपने चेक फंक्शन को 3 बार कॉल किया है और 3 बार कॉल करते समय आपने जो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, वो x, y, z, 2, x, y, 2, 5, 7 इस तरीके से पास किए। तो अब ये पोजिशनल कैसे बने? ये पोजिशनल ऐसे बने क्योंकि हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक एक पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आपने a, b, c जो है पैरामीटर्स दिए थे और आप x, y, z पास कर रहे हो, तो ये इसके साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, या आपने 2, x, y दिया तो ये भी abc के साथ में मैच कर रहे हैं। ठीक है, या आपने 2, 5, 7 दिया तो 2a से मैच कर रहा है, 5b से मैच कर रहा है, 7c से मैच कर रहा है। तो ये मैच करने चाहिए, तभी इसको आप पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हो। सो वही लिखा है कि इन फंक्शन कॉल 1, जब आपने पहली बार कॉल किया तो a विल गेट वैल्यू ऑफ x, b विल गेट वैल्यू ऑफ y एंड c विल गेट वैल्यू ऑफ z। जब आपने सेकेंड टाइम पे कॉल किया तो a विल गेट वैल्यू ऑफ 2, b विल गेट वैल्यू ऑफ x, c विल गेट वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली थर्ड टाइम पे a विल गेट वैल्यू ऑफ 2, b विल गेट वैल्यू ऑफ 5 एंड c विल गेट वैल्यू ऑफ 7। ओके जी, तो बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? द आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स विच इज रिक्वायर्ड। जितने पैरामीटर्स आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय यूज किए हैं, है ना, जितने आपने पैरामीटर्स यूज किए उतने ही आपको कॉल करते समय भी प्रोवाइड करना जरूरी है। मैच करने चाहिए, 3 पैरामीटर है तो 3 पैरामीटर पास भी होने चाहिए। बात समझ में आई? सेकंड, द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आर मैच्ड विद पैरामीटर्स पोजीशन और ऑर्डर वाइज। पोजीशन वाइज और ऑर्डर वाइज भी मैच करने चाहिए पैरामीटर्स। अंडरस्टूड? ये कहलाता है आपका पोजिशनल पैरामीटर। सो दिस वे पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स और मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स आप फंक्शन को डिफाइन करते समय डिफाइन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उतने ही आपको कॉल करते समय यूज करना है, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? अभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप पास करते समय स्किप भी कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो मैम स्किप कर सकते हैं मींस व्हाट? स्किप कर सकते हैं मींस जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक हम ले लेते हैं सपोज πr², है ना, हम यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी वैल्यू πr² है। समझना, या πr² या जो भी आपको लेना है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल ना, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू दे देते हो सपोज 3.14 और r पास कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जब इसको सर्कल को कॉल करोगे तो आपने यहाँ पे सपोज 3.14 ना देकर 5,6 दे दिया। ठीक है, ये 5,5 दे दो, r की वैल्यू तो सेम होती है ना, 5,5। तो अब क्या होगा समझना यहाँ पे, या एक भी वैल्यू दे सकते हो, r नहीं देना है तो बेटा जी आप सिंगल वैल्यू भी यहाँ पर पास कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि r तो एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ 5 पास किया, आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू पास नहीं की। वाई? बिकॉज पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है और ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमने क्या दी है, ये फिक्स वैल्यू दी हुई है। तो जो फिक्स वैल्यू होती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, उसके लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज कर लेते हैं। अभी ये कैसे, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, लेकिन इसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है, वो अभी समझेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? फिक्स्ड का मतलब समझ में आया, जिसको डिफॉल्ट कह रहे हैं। सो व्हाट इफ वी हैव नो द वैल्यू ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स इन एन इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग फंक्शन, वी नो द मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मोस्टली इंटरेस्ट होता है वो फिक्स ही होता है ना, कई सालों तक सेम ही इंटरेस्ट चल रहा होता है। तो 10% हमने बोला कि भाई इंटरेस्ट 10% है, जो कि फिक्स है, जो कि डिफॉल्ट है।
ओके, तो अब जब आप इसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन करते हो जिसमें इंटरेस्ट रेट 10% डिफॉल्ट पैरामीटर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होगी, सो पाइथन आपको यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द डिफॉल्ट वैल्यू आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर डेफिनेशन फॉलोइंग इज द एग्जांपल। अभी देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, DEF नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया, इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है जिसमें प्रिंसिपल टाइम और रेट इज इक्वल्स टू 0.10। ये रेट आपका डिफाइंड है, ये रेट आपका क्या है, फिक्स्ड है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ सेट की है। अब जो वैल्यूज बदलेगी वो प्रिंसिपल और टाइम की बदलेगी, बट रेट इज फिक्स्ड हियर। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यूज स्पेसिफाइड इन मैनर। अब जो डिफॉल्ट वैल्यूज को एक मैनर में स्पेसिफाई करना होता है, कैसे भी नहीं लिख सकते हो, है ना, एक सीक्वेंस में, एक मैनर में यहाँ डिफाइन करते हैं। अब आखिर वो तरीका क्या है वो समझो। सो सपोज मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, इंटरेस्ट वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया और कॉल करके मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम पास किया है। देखो यहाँ पर मैंने रेट पास नहीं किया, ठीक है। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था, इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन हमने डिफाइन किया DEF नाम से, और इसमें हमने यहाँ पे प्रिंसिपल, टाइम और रेट की वैल्यू दे दी थी 0.10, ठीक है। ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और यहाँ पे ये आप कॉल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे P की वैल्यू तो 5400 दे रहे हो और T की वैल्यू दे रहे हो 2, लेकिन रेट की वैल्यू आपने कॉल करते समय नहीं दी। वाई? बिकॉज ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आप डिफॉल्ट सेट कर चुके हो, ठीक है। तो ये एक लीगल तरीका है, इस तरीके से आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। तो यहां पे आपको समझ में आया कि इस फंक्शन में प्रिंसिपल होगा आपका 5400 और टाइम होगा 2 इयर्स, रेट जो आपने पहले से दिया हुआ है दैट इज 0.10। तो चाहे आप यहाँ पे रेट की वैल्यू दो या नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसकी वैल्यू पहले ही डिफाइन कर चुके हो फंक्शन में, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ व्हाट अबाउट यदि आपने कोई रेट की वैल्यू दे दी तो क्या होगा मैम? डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने सेट कर दी, बट व्हाट अबाउट कि अगर आप कोई वैल्यू दूसरी दे देते हो, मान लो कि इंटरेस्ट रेट बदल गया, तो क्या? इन दैट केस ध्यान से समझना कि बेसिकली यदि हम बात करें, सो द थर्ड आर्गुमेंट रेट इज मिसिंग, द डिफॉल्ट वैल्यू इज दिस, बट इफ अ फंक्शन कॉल प्रोवाइड्स ऑल 3 आर्गुमेंट्स एज शोन, यदि आपने तीनों आर्गुमेंट्स पास कर दिए फंक्शन को कॉल करते समय, इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया, 6100 प्रिंसिपल रेट है, 3 इयर्स है, टाइम है, और 0.15 आपने नया इंटरेस्ट रेट पास किया है, तो क्या यहाँ पे कोई एरर आ जाएगी? नहीं, ये भी वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट मिस नहीं किया है, बकायदा आपने यहाँ पर एक आर्गुमेंट की वैल्यू दी हुई है। सो द पैरामीटर प्रिंसिपल गेट्स वैल्यू दिस एंड जो रेट है वो बदल के इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू अब आपकी चेंज हो जाएगी, और बेसिकली जब फंक्शन में आप कोई नई वैल्यू से उसको कॉल करोगे तो वहां पर रेट ऑफ की वैल्यू 0.15 सेट हो जाएगी। समझ में आया? सो डिफॉल्ट पैरामीटर की कहानी क्लियर हो चुकी है। अब जो दो बात है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है डिफॉल्ट पैरामीटर की। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर इज इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। किसी भी पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो सकती है जब तक अनलेस ऑल द पैरामीटर्स अपीयर ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यू, जब तक कि बाकी जो पैरामीटर्स है वो उसके राइट साइड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल और टाइम और रेट की वैल्यू मैंने यहाँ 0.10 दी है, तो बेटा जी यहाँ पे देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू दी है। ये डिफॉल्ट वैल्यू पॉसिबल है कब? जब तक कि हमने इसके राइट साइड में वैल्यूज प्रोवाइड की, जब तक कि हमने इसके राइट साइड में पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस इन द अबव मेंशन डिक्लेरेशन फंक्शन इंटरेस्ट द पैरामीटर प्रिंसिपल कैन नॉट हैव इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस द पैरामीटर्स ऑन इट राइट टाइम एंड रेट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यू। इस प्रिंसिपल की वैल्यू डिफॉल्ट नहीं हो सकती जब तक कि इसके राइट साइड में जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज डिफॉल्ट ना हो। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? सिमिलरली द पैरामीटर टाइम कैन नॉट हैव इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस द पैरामीटर ऑन इट्स राइट रेट हैड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पे समझ लो कि ये राइट साइड होगा ना, ये राइट साइड होगा कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट इन तीनों में इनकी डिफॉल्ट वैल्यू पॉसिबल तब तक नहीं हो सकती जब तक इसके राइट में वैल्यूज जो है डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होगी। तो ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर। जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो डिफॉल्ट पैरामीटर के पहले ही आते हैं, बाद में नहीं आते हैं। अगर ऐसा लिखा आपने, सपोज आपने लिख दिया रेट इक्वल्स टू 0.10 फिर P और फिर T, तो बेटा ये रॉन्ग होगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा राइट साइड में ही डिफॉल्ट पैरामीटर आते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है, ये एक मैनर होता है डिफॉल्ट पैरामीटर का जो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर। जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो डिफॉल्ट पैरामीटर के पहले होने चाहिए। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रू फॉल्स के केस में, जो एमसीक्यू के केस में आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे DEF एक फंक्शन डिफाइन किया है इंटरेस्ट नाम का, प्रिंसिपल, टाइम, रेट 0.10, तो ये डिफॉल्ट
पैरामीटर के पहले ही आप देख रहे हो उस तरीके से डिफाइन किया है तो ये लीगल है। आगे यहाँ पे देखो प्रिंसिपल टाइम, अब ये टाइम रेट के पहले आपको यहाँ टाइम को डिफॉल्ट सेट कर दिया तो ये इलीगल हो गया है ना, जो अभी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग। नाउ प्रिंसिपल 2000 टाइम 2 एंड रेट, इट इज अगेन इलीगल। ओके, नाउ प्रिंसिपल टाइम 2 रेट इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज लीगल, क्योंकि यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो ना, ये डिफॉल्ट पैरामीटर को रिक्वायर्ड पैरामीटर के बाद डिफाइन कर रहे हो, राइट साइड में डिफाइन कर रहे हो। नाउ यहाँ पे देखो प्रिंसिपल टाइम रेट तीनों को डिफाइन कर रहे हो, इट इज अगेन लीगल। व्हाट इज इलीगल, आपको समझ में आ रही है बात अब अच्छे से जो मैंने बताया? क्या लाइन बताई यहाँ पे कि रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो है वो पहले आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर को, डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू आपको देनी होती है। ओके, इट इज कंपलसरी, जो यहाँ आपने वैल्यूज नहीं दी इस वजह से ये इलीगल हो गए। क्लियर? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। तो डिफॉल्ट पैरामीटर को इन शॉर्ट यदि समझाऊं तो क्या समझोगे? दे कैन बी यूज्ड टू ऐड न्यू पैरामीटर्स टू एन एग्जिस्टिंग फंक्शन। किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन में यदि आपको नए पैरामीटर्स को ऐड करना है तो उसके लिए ये यूजफुल होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। दे कैन बी यूज्ड टू कंबाइन सिमिलर फंक्शंस इनटू वन, सिमिलर फंक्शंस को एक फंक्शन में आप कंबाइन भी कर सकते हो। ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। ओके, बस यहाँ पे एक सिचुएशन होती है, वो ये ध्यान रखनी होती है जो मैंने सिचुएशन यहाँ आपको बता दी। क्लियर हुआ? तो पोजिशनल पैरामीटर समझ में आ गया, डिफॉल्ट भी समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट, नेम्ड पैरामीटर आखिर ये क्या होते हैं। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू देने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिफॉल्ट पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, और इसको आप स्किप भी कर सकते हो ना। देखा था अभी हमने इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया और यहां पर आपने प्रिंसिपल टाइम और रेट की वैल्यू दे दी 0.10। जब इसको कॉल कर रहे हो, जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो कॉल करते समय आप 5400 और 2 ही पास कर रहे हो। आपने रेट की वैल्यू डिफॉल्ट जो वैल्यू वो पास नहीं करी, बट दिस इज लीगल। यू कैन स्किप द पैरामीटर आर्गुमेंट्स आल्सो, आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है? डिफॉल्ट। Now still you cannot change the order of arguments in the function call. You have remember the correct order of arguments. Obvious, यहाँ पे आपको इनका ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता है, इसके ऑर्डर को आप मिसमैच नहीं कर सकते हो। ये डिफॉल्ट पैरामीटर का एक डिसएडवांटेज है कि आप सोच रहे हो कि रेट पहले मेंशन कर दो, प्रिंसिपल बाद में, टाइम बाद में, तो ये नहीं होता है ना, ये आपको स्टिल ध्यान रखना होता है। So to have complete control and flexibility over values sent as arguments for the corresponding parameters, Python offers another type of arguments that is keyword arguments. अब आखिर ये keyword arguments क्या होते हैं? वो यहां पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आप ऑर्डर भी बदल सकते हो। जो अभी मैंने बताया ना कि इनका ऑर्डर आप नहीं बदल पा रहे थे, अब कीवर्ड जो आर्गुमेंट्स है ये आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि यू कैन चेंज द आर्गुमेंट्स आल्सो। उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बदल सकते हो। ओके, अब ये क्या होता है? पाइथन ऑफर्स अ वे ऑफ राइटिंग फंक्शन कॉल्स वेयर यू कैन राइट एनी आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर, आप आर्गुमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू नेम द आर्गुमेंट्स व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उनको किसी ऑर्डर में प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट में प्रिंसिपल टाइम रेट ये था, हमने इसको टाइम प्रिंसिपल रेट ऐसे प्रोवाइड कर दिया, या टाइम रेट प्रिंसिपल ऐसे भी प्रोवाइड कर दिया। तो डिफॉल्ट पैरामीटर में वो रॉन्ग था, बट कीवर्ड पैरामीटर्स में जो कीवर्ड आपके नेम्ड आर्गुमेंट है उसमें ये चीज करेक्ट है। So as the name of function calls are valid now, even if the order of argument does not match order of parameters defined in the function header. फंक्शन हेडर में जो आपने डिफाइन किया यदि उससे मैच नहीं भी करते हैं तो भी आपका फंक्शन कॉल होगा, तब भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एंड दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय ओनली द कीवर्ड आर्गुमेंट। दिस वे इज स्पेसिफाइड नेम्स ऑफ द वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल व्हिच इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो 3 टाइप के आर्गुमेंट हुए। पहला पोजिशनल, जिसमें आप कोई नंबर्स भी पास कर सकते हो, बस उसमें ऑर्डर और सारी चीजें पोजीशन वगैरह मैच होनी चाहिए। दूसरा डिफॉल्ट, जिसमें आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू यदि आप फंक्शन कॉल करते समय नहीं भी दोगे, स्किप भी कर दोगे, तो आपका फंक्शन रन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मैनर को ध्यान में रखना होता है, एक ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, बिना ऑर्डर के भी वैल्यूज को पास कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको आप बिल्कुल सही तरीके से लिख कर आओगे यदि डिफरेंस में भी आपसे पूछ लिया तो। अब क्या मैम हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स को एक साथ, इन सारे आर्गुमेंट्स को एक साथ मिला के पास कर सकते हैं फंक्शंस में? यस, ऑफ कोर्स, यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स टुगेदर। इसकी मदद से आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हो, मतलब आप पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड तीनों को मिक्स करके भी फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। सो पाइथन अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स इन फंक्शन कॉल। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल। सेम, इंटरेस्ट 5000 टाइम 5,
रेट हमने नहीं दिया क्योंकि रेट यहाँ पे डिफॉल्ट पास हो रहा है, तो 5000 आपका पोजिशनल वैल्यू हो गई और टाइम इक्वल्स टू 5 क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू 5 आपकी नॉर्मल जो आपने पैरामीटर दिया हुआ है ना, जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे कीवर्ड नेम्ड, वो आपकी वैल्यूज हो गई। द फर्स्ट आर्गुमेंट 5000 रिप्रेजेंटिंग द पोजिशनल आर्गुमेंट, द सेकंड आर्गुमेंट टाइप 5 कीवर्ड आर्गुमेंट को शो कर रहा है एंड द अबव फंक्शन कॉल स्किप्स द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे हमने स्किप किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल से आपको तीनों चीजें की कहानी क्लियर हो गई होगी, जो तीनों आर्गुमेंट मैंने समझाए। 5000 पोजिशनल आर्गुमेंट बन गया, भाई नंबर्स आप पास कर रहे हो, पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहे हो। टाइम इक्वल्स टू 5 आपका नेम्ड और कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया, और यहाँ पे आपने रेट की वैल्यू नहीं दी है बिकॉज वो एक डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, अब इस तीनों टाइप के आर्गुमेंट को कंबाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला रूल, एन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल आर्गुमेंट। सबसे पहले आपका पोजिशनल आर्गुमेंट कंटेन होना चाहिए, जो किसी कीवर्ड आर्गुमेंट से फॉलो होना चाहिए। मतलब पहला जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, पोजिशनल आर्गुमेंट होगा। कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी टेकन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स प्रेफरेबली। फिर आप यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट को जो लेना चाहिए वो हमेशा प्रेफरेबली अपने अकॉर्डिंग आप उनको ले सकते हो, लेकिन पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद। तीसरा, यू कैन नॉट स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट मोर देन वंस। किसी एक आर्गुमेंट की वैल्यू को आप एक से ज्यादा बार डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये 3 रूल्स है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई अच्छे से। नाउ फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन हेडर। अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो तीनों रूल्स बताए ना, ये तीनों रूल्स को कैसे हम फॉलो करेंगे, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। अब इस फंक्शन को जरा ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन है जिसमें प्रिंसिपल, सीसी, टाइम और रेट 4 पैरामीटर्स आपने पास किए। रेट को मान लो डिफॉल्ट है, टाइम 2 दिया हुआ है, कीवर्ड हो सकता है, सीसी और प्रिंसिपल की वैल्यू आपने यहाँ पास नहीं की है। इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव फंक्शन डेफिनेशन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स प्रिंसिपल एंड सीसी कैन प्रोवाइडेड आइदर एज पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब इनकी वैल्यूज को या तो आप पोजिशनल आर्गुमेंट में पास कर दोगे या कीवर्ड आर्गुमेंट में पास कर दोगे। वैल्यूज कैन नॉट बी स्किप्ड, लेकिन प्रिंसिपल और सीसी की वैल्यू स्किप नहीं करोगे, नहीं तो कैलकुलेशंस कैसे होगा। आपने यदि पैरामीटर डिफाइन किए हैं तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी होगी। अब इस केस में कौन कौन से करेक्ट फंक्शन कॉल्स हो सकते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सीसी, क्या ये लीगल है? यस, इट इज लीगल। व्हाई इट इज लीगल? क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल, सीसी की वैल्यू तो देनी होगी। टाइम और रेट की तो ऑलरेडी वैल्यूज डिफाइंड है ना, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल और सीसी की वैल्यू तो कंपल्सरीली मैंडेटरी देनी है, तो इट इज लीगल। रेट और आपका टाइम जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स के केस में जा सकते हैं। नाउ थर्ड देखो, रेट, प्रिंसिपल और सीसी, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में आपके जो फंक्शंस की वैल्यूज है, जो ऑर्डर है वो हो सकता है ना, तो कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट कैन बी स्किप्ड। ऑर्डर आप कैसे भी इधर उधर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अंडरलाइन CC4, रेट एंड प्रिंसिपल 5000। ठीक है, सो विद कीवर्ड आर्गुमेंट वी कैन गिव एनी ऑर्डर। ये अंडरलाइन हटा दो, ये अंडरलाइन यहाँ पे गलत छप गया है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। बस यहाँ से देखो CC, रेट और प्रिंसिपल है ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ हमने टाइम नहीं दिया क्योंकि टाइम की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन में। यहाँ देखो, ये फंक्शन में टाइम की वैल्यू ऑलरेडी 2 डिफाइंड है। अंडरस्टूड? तो आप सीसी, प्रिंसिपल, रेट ये चीज प्रोवाइड कर सकते हो। रेट की वैल्यू बदल कर भी दे सकते हो, फंक्शन कॉल के टाइम पे तो हम वैल्यूज को चेंज करके दे सकते हैं, राइट? तो इतना क्लियर हुआ। बट आप सीसी और प्रिंसिपल को स्किप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने फंक्शन डेफिनेशन में नहीं दी है, तो इट इज अगेन लीगल। आप देखो इसके पास दिया हुआ है इंटरेस्ट 5003, रेट, सो इट इज अगेन लीगल। व्हाई? बिकॉज पी और सीसी की वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो एज ए पोजिशनल इंडेक्स 5003। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रेट एंड प्रिंसिपल एंड 3, इस तरीके से आपने वैल्यू दी हुई है। तो देखो, अब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में ये वाला जो रूल है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मिसमैच कर जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ये रेट की वैल्यू यदि आप डिफॉल्ट लेते हो तो ये पहले आनी चाहिए, फिर आपका रेट आना चाहिए। तो वही लाइन लिखिए, कीवर्ड आर्गुमेंट बिफोर पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा पहले आते हैं, फिर कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्गुमेंट आते हैं। अंडरस्टूड? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप पोजिशनल आर्गुमेंट को बाद में दो, पोजिशनल आर्गुमेंट को आपको पहले देना होगा, फिर आपके डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे। सिमिलरली देखो, ये भी इलीगल है 5000 पिन, क्यों? क्योंकि मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइडेड एंड पोजिशनल आर्गुमेंट एंड अगेन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। यहां आप देखो, प्रिंसिपल की वैल्यू मल्टीपल प्रोवाइड कर रहे हो। ये प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 भी दे दी और PIRN के अंदर 300 भी दे रहे हो, तो मल्टीपल वैल्यूज एक ही आर्गुमेंट की नहीं दे सकते हो, एट अ टाइम एक ही वैल्यू देनी है।
ठीक है। नाउ 5000 प्रिंसिपल 300 सीसी इक्वल्स टू 2, दिस इज अगेन लीगल। बाय बिकॉज यहां आप फिर से 2 बार वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहे हो और जो आर्ग्यूमेंट का नाम है वो भी इलीगल वे में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अनडिफाइंड नेम, यहाँ पे जो पैरामीटर का नाम है वो PIRN है, आप पूरा प्रिंसिपल लिख रहे हो, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट इज 500 टाइम टू रेड दिस, तो ये भी इलीगल है क्योंकि यहाँ हमने एक पैरामीटर को मिस कर दिया, दैट इज सीसी, जिसकी वैल्यू देना कंपलसरी थी। भाई इस पूरे उसमें प्रिंसिपल और सीसी की वैल्यू कंपलसरी देना थी, ये मैंडेटरी था। बाकी आपकी कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जा सकती थी वैल्यूज, मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे सीसी इज मिसिंग। तो अभी आपको लीगल और इलीगल वैल्यूज में डिफरेंस समझ में आ गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा जी, है ना। चलिए, तो इतना तो क्लियर हुआ मैम फाइनली कि कितने टाइप के जो है फंक्शंस होते हैं, उनमें कितने टाइप से आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। अब क्या ये फंक्शंस वैल्यूज को रिटर्न करते हैं? दूसरा जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, देखो चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे ना तो सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी, है ना। अब ये समझते हैं कि क्या मैम ये फंक्शंस जो है क्या वैल्यूज को रिटर्न करते हैं? तो यस ऑफ कोर्स ये फंक्शंस वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके से यहां वैल्यू रिटर्न होती है। क्या होती है? फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यू, जिसको नॉन वॉइड फंक्शन के नाम से जानते हो, वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू उन फंक्शन के पास में होती है, आउटपुट वैल्यू जो वो रिटर्न करेंगे। तो खाली नहीं होते हैं वो फंक्शन, कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, इसलिए नॉन वॉइड फंक्शन कहलाते हैं। अब वो फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, खाली होते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं हम वॉइड फंक्शंस। तो व्हाट इज नॉन वॉइड फंक्शन? दैट फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू, एंड व्हाट इज वॉइड फंक्शन? दैट फंक्शन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। सो 2 तरीके से फंक्शन जो है वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। पहली बात समझते हैं, अच्छे से समझा रही हूं। फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू मींस नॉन वॉइड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इसको कैसे लिखते हैं? रिटर्न एंड देन इसके आगे वैल्यू, ये सिंटेक्स है। किसी भी फंक्शन से जब कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है तो रिटर्न के आगे हम वो वैल्यू लिख देते हैं जिसको रिटर्न करवानी है। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लिटरल हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। मतलब यदि मैं लिटरल की बात करूं तो 9, 8 कोई भी वैल्यू हो सकती है। यदि वेरिएबल की बात करूं तो A, B, C, X, Y कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और यदि एक्सप्रेशन की बात करूं तो x + y एक्सप्रेशन हो सकता है, c × b एक्सप्रेशन हो सकता है। तो फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, आइदर दिस वैल्यू विल बी लिटरल, एक्सप्रेशन और एनी वेरिएबल, ठीक है। अब एग्जांपल्स आर हियर। रिटर्न 5, तो फंक्शन आपका 5 एक लिटरल वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न 6 + 4, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसकी वैल्यू 10 रिटर्न होगी। रिटर्न a, तो a की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। a*3 मतलब a की वैल्यू का एक्सपोनेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम, सो ये एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है। एक्सप्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है, एक्सप्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है। तो फंक्शन कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिटरल, वेरिएबल और expression. Okay, so when you call a function that is returning a value, that returned value is made available to the caller function program internally substituting the function call statement. कुछ समझ नहीं आया मैम ये क्या लिखा हुआ है? सुनो समझाती हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट जब तक आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी तब तक समझ भी नहीं आएगी। इस लाइन में सिंपल सी ये बात लिखी हुई है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। वो वैल्यू रिटर्न तभी करेगा जब आप कोई फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और उस टाइम पे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो वापस फंक्शन कॉल को ही रिटर्न होती है। वापस वो वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट हो जाती है? फंक्शन कॉल पर ही। कैसे? देखो क्या लिखा है, डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया सम x, y। यहां लिखती हूं, देखो क्या लिखा है, डेफ नाम से एक फंक्शन सम x, y, जिसको हमने लास्ट सेशन में ना प्रैक्टिकली भी समझा था, इसको मैंने प्रैक्टिकली भी बताया था। अब s नाम के एक वेरिएबल में x + y को हमने ऐड कर दिया, ये फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे देख रहे हो इंडेंटेशन है, और इसी के साथ इंडेंटेशन के साथ हम रिटर्न करवा रहे हैं किसको? इस s को रिटर्न करवा रहे हैं क्योंकि s में ही आंसर है, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो। अभी इतना तो समझ में आ गया कि x और y दो यहाँ पे पैरामीटर्स है जो वैल्यू को रिसीव करेंगे जब फंक्शन कॉल होगा, और x और y को ऐड करके आंसर आ जाएगा s में, और ये s जो है ये रिटर्न होगा यहाँ से, इस फंक्शन से। अब रिटर्न कहां पर होगा? जहां से इसको कॉल किया जाएगा। तो हम सपोज इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर सम फंक्शन में, हमने रिजल्ट से RESULT रिजल्ट से कॉल कर लिया और यहाँ से 5,3 पास कर दिया, तो ये फंक्शन कॉल है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। 5 + 3 s में आ जाएगा आंसर 8। तो ये फंक्शन 8 रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? ये फंक्शन 8 रिटर्न करेगा इस अगेन फंक्शन को जिसकी वैल्यू असाइन होगी रिजल्ट में। तो यहां जो s की वैल्यू है वो कहां सब्स्टिट्यूट होगी? सम फंक्शन के थ्रू रिजल्ट में आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी।
ठीक है, तो बस यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो इन्वोकिंग के टाइम पे जहां फंक्शन आपने कॉल किया हुआ है उस जगह पर जाकर सब्सटीट्यूट हो जाती है। तो एस की वैल्यू यहाँ रिजल्ट में कॉपी हो चुकी है। सो आफ्टर द फंक्शन कॉल सम फंक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नाउ द रिटर्न्ड वैल्यू 8 विल इंटरनली सब्सटीट्यूट द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जो इंटरनल वैल्यू है वो कॉल स्टेटमेंट में जाके वापस सब्सटीट्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया, 8 आ गया। अंडरस्टूड दिस थिंग, अच्छे से समझ में आ गया कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे होती है। तो अभी तो हमने ये समझा कि जब फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न करता है तब की कहानी क्या है, बट व्हाट अबाउट जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सो इन दैट केस उसको कहते हैं वॉइड फंक्शन। इन दैट केस वो फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, तो उसे क्या कहते हैं समझो। सो द फंक्शन दैट परफॉर्म्स सम एक्शन, डू सम वर्क बट डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू द कॉलर और वॉइड फंक्शन। अ वॉइड फंक्शन में और मे नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। वॉइड फंक्शन में ये जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो या आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करो। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि वॉइड फंक्शन का होता है, जो कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखते, सिंपल रिटर्न लिखते हैं। तो ये फंक्शन एक्चुअल में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता है। अब वो क्या, यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैम आप बोल रही हो कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ रिटर्न करता है। जी हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। वो क्या है अभी समझाती हूँ, ठीक है जी। चलो देखो, एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, डिफाइन किया है हमने एक फंक्शन ग्रीट नाम से, ठीक है। ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने प्रिंट फंक्शन लिख दिया है और हेलोस प्रिंट करवा रहे हैं। अभी ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ो। अब इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया डिफाइन कोट नाम से फंक्शन, जो यहाँ पे गुडनेस काउंट्स ऐसे करके, गुडनेस काउंट सॉरी है ना, गुडनेस काउंट्स करके रिटर्न करेगा आपको, प्रिंट करेगा एक वैल्यू। और यहाँ हमने यूज कर लिया एक रिटर्न कीवर्ड, मतलब रिटर्न को यूज किया हुआ है। तो ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, बट कोई वैल्यू तो स्पेसिफाई ही नहीं करिए मैम क्या रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैं तो बताऊंगी ऑब्वियस। अगला फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रीट वन नेम आपने पास किया है, प्रिंट हेलो और नेम। ये फंक्शन ये नाम को प्रिंट करेगा जो नाम आप पास करोगे, बट अगेन ये फंक्शन कोई कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि कोई रिटर्न कीवर्ड यहां हमने नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखो डिफाइन प्रिंट सम फंक्शन, जो कि सम प्रिंट करेगा एबीसी का, और एबीसी का जो सम है उसको आपने प्रिंट करवा लिया, बट कुछ भी वैल्यू यहां रिटर्न नहीं हो रही है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है। तो भाई ये दोनों फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेंगे, है ना जी। तो अब यदि मैं बात करूं वॉइड फंक्शंस की, दैट आर जनरली नॉट यूज्ड इनसाइड अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज स्टैंडअलोन कंप्लीट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। ऑल फोर अबाउट डिफाइंड वॉइड फंक्शंस जो अभी हमने देखे, ग्रीट, ग्रीट वन, कोट, प्रिंट, सम 4,6, इस तरीके से यदि आप इन फंक्शंस को कॉल करते हो तो इन दैट केस फंक्शन आपका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, लेकिन जब आपने रिटर्न के आगे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है तो वो आपको रिटर्न करता है नन वैल्यू। क्या रिटर्न करता है, नन वैल्यू। जैसे किसी वेरिएबल में सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू, अभी a इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू मैं असाइन नहीं करना चाहती हूँ, तो भाई यहाँ पे हम नन वैल्यू असाइन कर देंगे, तो ये वेरिएबल में नन वैल्यू आ जाएगी। सिंपल वैसे ही कोई भी फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है, इन दैट केस यदि आपने रिटर्न कीवर्ड लिखा है तो वो आपको नन वैल्यू रिटर्न करके देता है। कैसे, ध्यान से समझो। यहां पे मैंने लिखा हुआ है द वॉइड फंक्शन डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट द रिटर्न अ लीगल एम्प्टी वैल्यू। कभी भी वॉइड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन एक लीगल एम्प्टी वैल्यू जरूर वो रिटर्न करता है। वो ये बताता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको बताने के लिए वो नन का यूज करता है, ठीक है। लीगल एम्प्टी वैल्यू वो कौन सी हो गई, नन वैल्यू। कैसे, इस कोड से समझो। डेफ ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना लिया, प्रिंट हेलोस फंक्शन में लिखा, ये देखो ये फंक्शन का डेफिनेशन है, इतना ये फंक्शन का ब्लॉक है। ये फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, हेलोस, ठीक है। अब इस फंक्शन के बाहर हमने लिखा a इज इक्वल्स टू ग्रीट फंक्शन और प्रिंट करवा लिया a को। यहां हमने फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते से उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलोस, और फिर हमने इस a की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। तो a में तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि फंक्शन ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। आपने कुछ लिखा था यहाँ रिटर्न नहीं लिखा, तो क्या रिटर्न हुआ, नन। दिख रहा है आपको, नन वैल्यू रिटर्न हुई। इसको जरूर रन करके देखना एंड होपफुली आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी फंक्शन में रिटर्न लिखते हो और रिटर्न के आगे कोई वैल्यू देते हो तो फंक्शन ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, और यदि रिटर्न नॉर्मली लिखते हो
या नहीं भी लिखते हो और फिर यदि कुछ वैल्यू आप प्रिंट करवाते हो बाहर फंक्शन से, तो फंक्शन आपको कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करके नन रिटर्न करके देता है, एक लीगल एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है जी। सो नाउ यू नो दैट पाइथन यू कैन हैव फॉलोइंग 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस: नॉन वॉइड फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, नॉन वॉइड फंक्शंस विद सम आर्ग्यूमेंट्स, नॉन वॉइड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉइड फंक्शन विद सम आर्ग्यूमेंट्स। अंडरस्टूड? चारों फंक्शंस मैंने बताए आपको, अभी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो 2 चीजें ध्यान रखना है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि कोई वॉइड फंक्शन क्या कोई वैल्यू रिटर्न करता है? सो यस ऑफ कोर्स, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। यदि आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाई की है तो वो वैसी वैल्यू रिटर्न कर देगा जो भी आपने स्पेसिफाई किया है, और यदि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो इन दैट केस वो फंक्शन आपको एक लीगल एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करके देगा जिसको नन कहते हैं। ओके जी। अब क्या कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करता है? मैम अभी तो सब सिंगल वैल्यूज हमने देखा, क्या कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करता है? तो यस ऑफ कोर्स, फंक्शंस आपके मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन बॉडी शुड बी गिवन लाइक दिस: वैल्यू 1, वैल्यू 2, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, कॉमा लगा लगा के आप मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करवा सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल इज हियर। देखो क्या लिखा है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर्ड करके एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर्स हमने पास कर दिए। ठीक है, अब रिटर्न क्या करवा रहे हो आप? x इंटू एक्स कॉमा लगाया, y इंटू वाई कॉमा लगाया, z इंटू जेड। भाई x इंटू एक्स, y इंटू वाई, z इंटू जेड को आप रिटर्न करवा रहे हो, तो यहां पर आप x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर 3 वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हो। तो यस, मल्टीपल वैल्यूज कैन ऑल्सो बी रिटर्न बाय एनी फंक्शन, है ना। अब आपने यहाँ पे 2, 3, 4 पास किया तो 2x में कॉपी हुआ, y में 3 कॉपी हुआ और z में 4 कॉपी हुआ, है ना। और आप इसको यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको टी में कॉपी कर ले रहे हो, तो भाई यहाँ पे एक टपल क्रिएट हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो एक टी में 3 वैल्यूज कैसे आएंगी मैम, है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2 है, y की 3 है और उसकी 4 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यूज आपकी इस फंक्शन में रिटर्न हो गई, और रिटर्न होके असाइन कहाँ हुई? इस टी में। तो एक टी में 3 वैल्यूज कैसे आएंगी? तो यहाँ पे ये जो टी है वो अपने आप में ही टपल के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। तो यहाँ से जो ये मल्टीपल वैल्यूज है वो टपल्स के फॉर्मेट में रिटर्न होंगी। ठीक है, तो कोई एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकता है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड एग्जांपल देखो, x, y, z वैल्यूज को रिटर्न करवा लिया। अब सपोज टी में कॉपी नहीं करवाना है आपको, टपल में कॉपी नहीं करवाना है, तो आप यहाँ पे v1, v2, v3 भाई डायनेमिक जो है, डायनेमिक असाइनमेंट्स को ये सपोर्ट करता है ना पाइथन, तो v1, v2, v3 आपने लिख दिया, तो जो भी आंसर आएगा वो v1, v2, v3 में आ जाएगा, उसको प्रिंट करवा लेना। ओके, तो भी आपका आंसर 4, 9, 16 आएगा, बट विदाउट टपल, और यहाँ पे जो आंसर जनरेट होगा वो टपल में। तो यस, फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो। ओके, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं फंक्शंस का एक पार्ट, जिसमें फंक्शंस में पैरामीटर कितने तरीके से पास करने, फंक्शंस वैल्यूज कितने तरीके से रिटर्न करता है ना। और अब समझेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन कॉल कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। मींस यहां पर हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन में, तो जो लार्जर एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आप किसी फंक्शंस में प्रोवाइड करते हो, तो वो एक कंपोजिशन के फॉर्मेट में जाते हैं। कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट, या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जो अभी हमने देखा है ना। अभी हमने देखा x, है ना, फिर y, x, y इंटू y, z इंटू z। तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में आपने फंक्शन में वैल्यू पास करी। ठीक है, सिमिलरली आप कोई लॉजिकल वैल्यूज को भी पास कर सकते हो, a और b, a एंड b, a ग्रेटर देन b, लेस देन b। सो दिस इज कंपोजिशन। अगर कोई कंपोजिशन पूछे तो बता के आना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, और इसके बाद में सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। तो मैंने कहा था सेशन आपका लेंथी होगा बट इंटरेस्टिंग होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अब व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स? देखो, अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप जब स्कूल जाते हो और एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो आपका स्कोप क्या होता है? आप एक वेरिएबल हो, मान लो आपका स्कोप होगा सिर्फ उस क्लास में ही रहना, और जब बेल होती है, लंच बेल होती है, तभी आप क्लास से बाहर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी आपका स्कोप उस क्लास और उस उतने ही एरिया तक लिमिटेड होता है। आप स्कूल के बाहर तब भी नहीं जाते हो, विदाउट स्पेशल परमिशन नहीं जा सकते हो। तो हमारा जैसा स्कोप होता है ना, वैसे ही फंक्शंस में वेरिएबल्स का भी स्कोप होता है। अब इसको समझाया हुआ है एक एग्जांपल से।
क्या एग्जांपल दिया हुआ है? सपोज यू आर टूरिंग अ हिस्टोरिकल प्लेस विद मेनी मॉन्यूमेंट्स। आप एक हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जा रहे हो और वहां पे कुछ मॉन्यूमेंट्स है जिनको आपको विजिट करना है। अब आपने उन मॉन्यूमेंट्स को घूमने के लिए टिकट्स परचेज किया, ठीक है। आप मॉन्यूमेंट ए में गए और उसके लिए टिकट लिया, तो मॉन्यूमेंट ए के लिए वैलिड हो, बस मॉन्यूमेंट ए में ही सब जगह घूम सकते हो, वो टिकट सिर्फ मॉन्यूमेंट ए के लिए वैलिड है। फिर आप मॉन्यूमेंट बी में गए, तो मॉन्यूमेंट बी में जब गए तो उसके लिए टिकट 2 आपको परचेज करनी पड़ी, और वो टिकट 2 तब तक वैलिड थी जब तक आप मॉन्यूमेंट बी में थे। लेकिन जैसे ही आप मॉन्यूमेंट ए और बी से बाहर आते हो तो वो टिकट्स इनवैलिड हो जाती हैं, फिर उन टिकट्स का कोई यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अब क्या मिल गया भाई, आपको एक ऐसा पास मिल गया, एक ऐसा टिकट मिल गया, टिकट नंबर 3, जो पूरे सिटी बेस्ड टिकट है कि आप जिस सिटी में घूमने जा रहे हो वहां पे जितनी भी जगह है आप सब जगह एक ही टिकट के बेसिस पे घूम सकते हो। तो आपने पूरे ओवरऑल सिटी का टिकट ले लिया, तो अब क्या होगा, उस टिकट की मदद से आप जितने मॉन्यूमेंट्स है उस सिटी में सब घूम सकते हो। वो टिकट आपका हर एक मॉन्यूमेंट के लिए वैलिड होगा। तो अब आप यहाँ पे स्कोप को समझ पा रहे हो कि मॉन्यूमेंट 1 के टिकट का स्कोप सिर्फ उसके अंदर था, मॉन्यूमेंट 2 के टिकट का स्कोप सिर्फ मॉन्यूमेंट 2 के लिए था, लेकिन जो सिटी बेस्ड टिकट आपने लिया था उसका स्कोप ग्लोबली था, पूरे सिटी में यूज कर सकते थे आप उसको हर एक मॉन्यूमेंट के लिए। सिंपल वैसे ही पाइथन में जब कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होता है, आप उसको बाहर फंक्शन के यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन वही जो वेरिएबल्स आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो उनका स्कोप ग्लोबल होता है, उनको आप कितने भी फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो होल प्रोग्राम में। सो मेरी बात क्लियर हो गई। सो देयर आर 2 स्कोप्स, है ना। पाइथन आपको यहाँ पर 2 स्कोप ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है जिन्हें हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप एंड हम कहते हैं लोकल स्कोप। अब आखिर ये ग्लोबल और लोकल स्कोप होता क्या है? ग्लोबल स्कोप की बात करें तो अ नेम डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज सेड टू हैव ग्लोबल स्कोप। वो वेरिएबल्स जो कि प्रोग्राम के टॉप पर डिफाइन किए जाते हैं, जो होल प्रोग्राम में यूज होते हैं, है ना, जो मेन फंक्शन में डिफाइन किए जाते हैं, जो मेन में डिफाइन किए जाते हैं आपके, जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होते हैं, जो किसी फंक्शन में ब्लॉक में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, वो ग्लोबल होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? जो किसी ब्लॉक में कंटेंट नहीं होते। यदि हम यहाँ पे वही सेम एग्जांपल की बात करें तो जो टिकट नंबर 3 है जो पूरी सिटी के लिए वैलिड है वो ग्लोबल है। अब यदि लोकल स्कोप की बात करूं तो आपने किसी फंक्शन के अंदर यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फंक्शन का कोई पैरामीटर है जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ही वैलिड है, जिसका स्कोप बाहर नहीं है, फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर पा रहे हो, वो लोकल होता है। ठीक है। सो नेम डिक्लेयर्ड इन फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव लोकल स्कोप, इट कैन हैव यूज्ड ओनली विद इन इट्स फंक्शन एंड अदर ब्लॉक्स कंटेन्ड अंडर इट। ठीक है। अब यहां पे बात करें तो वही टिकट 1, टिकट 2, टिकट 1 इज वैलिड फॉर मॉन्यूमेंट 1 एंड टिकट 2 इज वैलिड फॉर मॉन्यूमेंट 2। अंडरस्टूड ना? तो बेसिकली वो टिकट 1 और टिकट 2 उस एक ही मॉन्यूमेंट के लिए, एक ही ब्लॉक के लिए वैलिड है, ओनली अदर के लिए यूजफुल नहीं है, बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो वो लोकल हो गया। तो लोकल स्कोप कैन बी मल्टी लेवल, देयर कैन बी एनक्लोजिंग लोकल स्कोप हैविंग अ नेस्टेड लोकल स्कोप इनसाइड अ ब्लॉक। लोकल स्कोप जो होता है वो मल्टी लेवल होता है। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर रहे हो so it can be valid inside this block only, outside this block you can't use. Understood? अब एक एग्जांपल देखो। अच्छा, इस एग्जांपल को समझने के पहले यहाँ पर मैं इसी को इस तरीके से लिख देती हूँ। सपोज आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है कैल्क सम नाम का, ठीक है, जिसमें x, y आपने 2 वैल्यूज डिफाइन कर दी, 2 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। अब z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई कर दिया और रिटर्न करवा रहे हो आप z को। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से जरा देखो, यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि ये एक ब्लॉक है जिसमें आपने 2 वेरिएबल यूज कर लिए x और y और z। ठीक है, 3 वेरिएबल यूज किए। ये एक फंक्शन का ब्लॉक है कैल्क सम नाम का फंक्शन। इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, इनको जो आप यूज कर सकते हो, इसका जो स्कोप है सिर्फ यही है, इस ब्लॉक के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना x, y और z है, ये क्या बन गए? लोकल वेरिएबल हो गए। इनका स्कोप क्या है? लोकल स्कोप है। क्या है इनका स्कोप? लोकल स्कोप है। अब मैं फंक्शन के बाहर कुछ डिफाइन करती हूँ। सपोज मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया नंबर 1 जिसमें 10 दिया, नंबर 2 जिसमें 20 दिया, फिर मैंने यहाँ पर आर रिजल्ट में कॉल कर लिया फंक्शन कैल्क सम नाम का फंक्शन, जिसमें नंबर 1 नंबर 2 को कॉल कर लिया। तो अब क्या होगा? ये जो नंबर 1 नंबर 2 है ना, ये फंक्शंस बेसिकली आपके ग्लोबल फंक्शंस होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। इनका जो स्कोप है वो ग्लोबल होगा। व्हाई? बिकॉज इसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। आपने यदि 10 फंक्शंस पे बना दिए तो 10 फंक्शन में आप इन वैल्यूज को, वेरिएबल की वैल्यूज को यूज कर पाओगे।
सो अंडरस्टूड। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि कैल्क सम में एक्स वाई ले लिया, जेड इक्वल्स टू एक्स वाई ले लिया, रिटर्न करवा लिया जेड को, फिर आपने नंबर 1 नंबर 2 वैल्यूज यूजर से इनपुट करवा ली और कैल्क सम में सम इज इक्वल्स टू में इसको पास करके कॉल करवा लिया और फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। तो हियर्स जो लाइन मैंने अभी बताई वही लिखी हुई है कि नंबर 1 नंबर 2 एंड सम आर डिफाइंड इन मेन प्रोग्राम, ओके, एंड देयर आर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर डिफाइंड इन फंक्शन कॉल। So number 1 number 2 are global variables and x y z are local variables। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक एक लाइन को डिफाइन किया हुआ है। देखो लाइन 1 में आपने डिफाइन किया, लाइन 1 में फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन हुआ तो सीधे कहां पर आ गए हम, लाइन 2 और 3 इग्नोर होकर सीधे मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में नंबर 2 को डिफाइन किया है जिसका स्कोप क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट है। 2 नंबर डिफाइन करें, नंबर 1 नंबर 2, उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। फिर आप 4th स्टेप पे आ गए। 4th स्टेप पे आपका कैल्कुसम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है तो जो नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू है वो x और y में कॉपी हो गई, तो x y क्या हो गए, लोकल वेरिएबल्स हो गए उस फंक्शन के लिए। नंबर 1 नंबर 2 क्या हो गए, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। सो वेरिएबल z इज क्रिएटेड इन लोकल एनवायरनमेंट, वेरिएबल z की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी किसमें, सम में, ठीक है। यहाँ पे वही लाइन लिखी कि वैल्यू ऑफ z रिटर्न टू द कॉलर फंक्शन, कॉलर फंक्शन को रिटर्न हुआ और s में उसका आंसर आ गया, दैट इज सम में उसका आंसर आ चुका है, ओके। तो इतना क्लियर हुआ। Now line 7, the print statement picks the value of sum and global environment is also removed without the end of the program। अब ऐसा नहीं होगा कि environment हमेशा बना रहेगा, जैसे ही आपने प्रोग्राम का एंड किया तो ये ग्लोबल environment भी एंड हो जाएगा, ओके जी, बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए तो इतना क्लियर कि लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखो कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, सुमिता अरोरा की बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्योंकि 12th का पेपर यहीं से बनता है बेटा, एक भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप नहीं करूंगी। सो वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल्स और इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल्स। बहुत ध्यान से इसको समझना। x इक्वल्स टू 5 डिफाइन किया है, फंक्शंस के ऊपर डिफाइन किया है मेन में, तो ग्लोबल वेरिएबल हुआ। क्या है ये, एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये फंक्शन बॉडी यहां देख रहे हो आप, फंक्शन के अंदर a और b का यूज किया जा रहा है, तो a b क्या हो गए, लोकल वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पे y यूज किया जा रहा है, z यूज किया जा रहा है, तो y z क्या हो गए, अगेन ग्लोबल वेरिएबल हो गए, जिसमें आप y की वैल्यू एंटर कर रहे हो और फंक्शन से वैल्यू को, यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हो और z की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये तीनों ग्लोबल वेरिएबल है और वहीं a और b क्या हो गए, आपके लोकल वेरिएबल हो गए। तो यहां पे यूज करते हैं हम एक नेम रिजोल्यूशन, जिसको रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ नेम कहते हैं। अब आखिर ये किस चिड़िया का नाम है मैम, ये कुछ नई चीज नहीं है, डरो मत घबराओ मत, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा है ना। तो फॉर एवरी नेम रेफरेंस विद इन अ प्रोग्राम वी कैन एक्सेस वेरिएबल विद इन अ प्रोग्राम और अ फंक्शन विद अ नेमिंग रिजोल्यूशन रूल, जो रूल आपका कहलाता है LEGB रूल। अभी कोई आपसे वाइवा में पूछ लेगा व्हाट इज LEGB रूल, तो बता के आना। LEGB रूल ये बताता है बेसिकली बेटा आपको कि आप लोकल वेरिएबल को एनक्लोज करते हो किसी एक फंक्शन में और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो पूरे एनवायरनमेंट में यूज होता है, बिल्ट इन एनवायरनमेंट में, नेम स्पेस में यूज हो रहा होता है। तो LEGB, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन एनवायरनमेंट टू रिजॉल्व अ नेम रेफरेंस। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन एनवायरनमेंट, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। तो किसी भी वेरिएबल को आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये इसके 4 सीक्वेंस होते हैं, बिल्ट इन नेम स्पेस होता है, उसके अंदर ग्लोबल नेम स्पेस होता है, उसके अंदर एनक्लोजिंग नेम स्पेस होता है, फिर उसके अंदर लोकल नेम स्पेस होता है। तो ये इस तरीके से जो है 4 स्कोप होते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग, उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। देखो, इट चेक्स विद इन द लोकल एनवायरनमेंट। LEGB में लोकल क्या होता है, सबसे पहले लोकल को चेक किया जाता है। इफ यस, यदि लोकल वेरिएबल आपको मिलता है सेम नेम से, सो बेसिकली पाइथन यूजेस दिस वैल्यू। यदि नहीं मिलता है तो हम स्टेप 3 पे मूव करेंगे। यहाँ पे लिखा है पाइथन नाउ चेक्स एनक्लोजिंग। अभी लोकल वेरिएबल मिला, फिर एनक्लोजिंग चेक होगा कि क्या वो एनक्लोजिंग है। यदि एनक्लोजिंग वेरिएबल की वैल्यू फाउंड होती है तो ठीक, नहीं फाउंड होती तो करंट एनवायरनमेंट में चेक किया जाएगा और फिर स्टेप 3 को यूज किया जाएगा। अब स्टेप 3 क्या है मैम, देखो पाइथन नाउ चेक्स द ग्लोबल एनवायरनमेंट। भाई पहले वेरिएबल को लोकली चेक किया जाएगा कि लोकली अवेलेबल है कि नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, फिर उसको एनक्लोज करेंगे, हम देखेंगे कि बाहर कहाँ क्या वैल्यू, फिर उसको ग्लोबली चेक करेंगे, है ना। और ग्लोबली यदि वो मिला तो आपके बिल्ट इन एनवायरनमेंट में पाइथन उसको चेक करता है। सो ये एक बेसिकली इस तरीके से सीक्वेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज LEGB, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन नेम स्पेस या बिल्ट इन एनवायरनमेंट। ओके, सो अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो ये है कि यहाँ पे हमने जो अभी समझा कि फंक्शन में जो वेरिएबल
वेरिएबल्स होते हैं उनका अपना रोल होता है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू म्यूटेबल भी हो सकती है और वेरिएबल्स की वैल्यू इम्यूटेबल भी हो सकती है, ठीक है। सो नाउ यू हाउ नो कैन पास वैल्यूज टू अ फंक्शन, but here it is important to recall few things. One, Python variables are not storage containers. Python के जो variables होते हैं वो कोई storage containers नहीं होते बल्कि मेमोरी को रेफरेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर a is equals to 10, तो a में 10 वैल्यू है तो हम क्या बोलेंगे कि 10 एक वैल्यू है जिसको रिफर कौन कर रहा है, a नाम का वेरिएबल। एक्चुअल में इस 10 वैल्यू को रिफर नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है ना 100101 सपोज मेमोरी एड्रेस है, तो a वेरिएबल इस मेमोरी एड्रेस को रिफर कर रहा होता है जहां पे 10 वैल्यू स्टोर होती है ना। तो एक्चुअल में ये स्टोरेज कंटेनर नहीं होता है, एक्चुअल में ये पॉइंट कर रहे होते हैं मेमोरी रेफरेंस को जहां पे वैल्यू स्टोर होती है। डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, आप जरा ये बता दो, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। म्यूटेबल जिनकी वैल्यू बदलती है बट मेमोरी एड्रेस सेम रहता है, इम्यूटेबल जिनकी वैल्यू बदलती है और बोल सकते हैं कि उनका मेमोरी एड्रेस भी साथ में बदल जाता है ना। समझ में आ गया, मैंने उल्टा बोल दिया। म्यूटेबल जिसमें वैल्यूज और रेफरेंस दोनों बदलते हैं, इम्यूटेबल जिसमें वैल्यूज बदलती है बट रेफरेंस नहीं बदलता है, इम्यूटेबल जो नहीं बदलता है, नॉट मॉडिफिएबल, म्यूटेबल जो बदल जाता है। ये हमने पढ़ा था, ये हमने 11th में भी पढ़ाया और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा रिगार्डिंग दिस। सो दैट इज व्हाई इफ अ वेरिएबल इज रेफरिंग टू अ इम्यूटेबल टाइप देन एनी चेंजेस वैल्यू विल आल्सो चेंज द मेमोरी एड्रेस। इट इज रेफरिंग टू बट वेरिएबल इज रेफरिंग टू म्यूटेबल टाइप देन एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप, ठीक है। अभी क्या बोल दिया मैं, समझो, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैंने बोला कि एक वेरिएबल हम लेते हैं, सपोज var नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें 1 वैल्यू असाइन की है, तो ये 1 वैल्यू यहाँ है जिसको var पॉइंट कर रहा है। एक्चुअल में वो इस वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें 1 और 3 दो वेरिएबल्स हैं, तो लिस्ट ऑफ 0 किसको पास करेगा, इस 1 को, और लिस्ट ऑफ 1 किसको पास करेगा, इस 3 को। तो एक्चुअल में इन मेमोरी एड्रेस को ही ये लिस्ट के एलिमेंट भी पास कर रहे हैं। अब सपोज कि मैंने बदलाव किए, क्या बदलाव किए, मैंने वेरिएबल की वैल्यू बदल कर क्या कर दी, वेरिएबल की वैल्यू कर दी वेरिएबल 1 - 1, तो 1 की वैल्यू 1 थी, 1 - 1 दैट इज 0, तो अब वेरिएबल 1 किसको पॉइंट करेगा, 0 को। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इसी वेरिएबल में बदलाव हुआ, ये 1 की वैल्यू 0 हुई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्या हुआ, यहाँ पर मेमोरी एड्रेस बदल गया मैम। तो वेरिएबल जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। अब यहाँ लिस्ट में देखो, लिस्ट में हमने क्या लिखा है कि लिस्ट 1 of 0 पे हमने 1 था और 3 था, तो यहाँ पे हमने 3 असाइन कर दिया। तो अब लिस्ट के जो दोनों एलिमेंट है वो 3 को ही पॉइंट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि इस 1 की प्लेस पे आपकी वैल्यूज, तो यहाँ पे देखो सेम मेमोरी लोकेशन पे आप दोनों पॉइंट कर रहे हैं। सो दिस इज इम्यूटेबल, ओके। तो पाइथन यहाँ पर जो है बेसिकली म्यूटेबल और इम्यूटेबल पे भी काम करता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना जी। तो म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, फंक्शंस, व्हेन यू पास वैल्यूज थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स टू अ फंक्शन, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल देयर, ठीक है। तो इसी के साथ में सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सेशन थोड़ा लेंथी था बट वेरी इंपॉर्टेंट था, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर किया है मैंने। एक एक लाइन आपकी जो सुमीता अरोरा की बुक है ना उससे निचोड़ के समझा दी है। मतलब कि समझ लो कि अब यदि आप बुक नहीं भी पढ़ते हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद में यदि आप बुक में से पढ़ोगे भी ना तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिकली रन करके जरूर देख लेना। वैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको रन करके बताया था कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है, कैसे वैल्यू पास करना है, कैसे वैल्यूज रिटर्न होती है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो एक बार इसको रन करके जरूर देखना। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलेंगे अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। भाई जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जाम इज नियर, तो चैप्टर 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया सेशन, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई फाइनली बरखा मैम आ चुकी है CS IT IP लेकर, और आपके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।